भाई आज बोलूंगा मोदी जी के स्टाइल में, फिर प्रतिज्ञा में तो मोदी जी के स्टाइल। 15 लाख आया क्या भाइयों बहनों? 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? काला धन वापस आया क्या? पिछड़ों के लिए कोई कमीशन बनाया क्या? दलितों का भला हुआ क्या? अब हाँ वाला पूछता हूं, राम मंदिर बना क्या? लड्डू मिला क्या? नहीं मिला? 370 हटा क्या? वहां आपने कोठी खरीदा? कश्मीर में शादी हुई? तो सब जुमला है, सब जुमला है। असली बात यह है कि सारा कुछ बेच देना है और आपको जो है ना एकदम कैशलेस बनाना है। सिर्फ एक बात की गारंटी है कि अगली बार जीतेंगे तो 80 करोड़ नहीं 100 करोड़ को 5 किलो अनाज पर लेके आ जाएंगे। तो मिडिल क्लास जो बने हैं कोर्ट वाले साहब, उस सब गांव में जाओ और 5 किलो अनाज पे पाओ। इसलिए शपथ ये, शपथ लीजिए, मेरा भाई, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरा जात, मेरा धर्म, कोई भी का व्यक्ति किसी भी तरीके से बीजेपी या एनडीए से चुनाव लड़ेगा, उसको हम लोग हरवाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से लड़े चाहे अप्रत्यक्ष रूप से लड़े, उसको हरवाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा डंडा पड़ा है 10 साल में हमें पर पड़ा है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोट बटना नहीं चाहिए, बीजेपी को हराने के लिए वोट जाना चाहिए। कि हमारा समाज दलित समाज, मैं दलित ही कह रहा हूं, वो 2 चीज तलाशने में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। 2 चीज मैं कह रहा हूं, एक तो खाली समस्या तलाशता है, समस्या, और समस्या के समाधान का ऐसा सॉल्यूशन ढूंढता है कि जो अनरियलिस्टिक है, जो अचीव नहीं कर सकते। समस्या तलाशता, ये भी समस्या, ये भी समस्या, ये भी समस्या। मैं इलाहाबाद में भी कहा कि ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आ रहा है, क्योंकि इन लोगों के लिए व्यक्तिगत मुक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण था, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए व्यक्तिगत इशू का सवाल नहीं है। ये गुदगुदी वाला भाषण नहीं है, सीरियस है। ये सरकारी बाबू लोग का नौकरी खत्म हो जाएगा तो बिजनेस किए नहीं, जमीन है नहीं, सरकारी नौकरी खत्म तो बेटी का ब्याह नहीं होगा आपका। कोई भी यात्रा अनप्रोडक्टिव नहीं जाता है। समझिए, राजनीति में जो पद यात्रा का मतलब, गांधी को गोखले ने कहा था कि राजनीति करने से पहले भारत भ्रमण करो, भारत घूमोगे तो लोगों को नब्ज को समझोगे। बाबा साहब अम्बेडकर तो अंत तक यात्रा करते रहे। पूना सत्याग्रह 46 में किया था उन्होंने। लखनऊ में 2000 लोग जेल गए थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 40 में। इवन मैं कह रहा हूं कि नफरत की यात्रा भी अनपेड नहीं रहा। रथ यात्रा अडवाणी जी का, वो भी अनपेड नहीं रहा। बीजेपी सत्ता में आ गई, अडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया। दलित कहीं भी लोकसभा में इतने संख्या में नहीं है कि अपने बल पर, मैं दलित शब्द कह रहा हूं, क्योंकि दलित शब्द से आरएसएस को बहुत चिढ़ है। आरएसएस को सबसे ज्यादा चिढ़ है वो दलित शब्द से, क्योंकि दलित एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। दलित इज पावर, जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, दलित इज पावरफुल। चुनौतियों का मतलब समीक्षा करना होता है, भक्ति करना नहीं होता है ना। जी हुजूर करना नहीं होता है। बसपा एक आंदोलन बनी, अखिल भारतीय स्वरूप बना। एक मौका था कांशीराम जी को, जब 1 वोट से सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, गिरी थी ना। तो उस समय अगर कांशीराम जी चाहते, क्योंकि बाद में वो आरएसएस से मिलकर सरकार बनाए भी, बीजेपी से मिलकर सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, और ये ऐतिहासिक फैक्ट है, कोई जुटला नहीं सकता। तो अगर केंद्र सरकार में ही बोलते कि हम सरकार वाजपेयी जी नहीं गिरने देंगे, ये पॉलिसी सब हमारे दलित समाज के लिए, चाहे बहुजन समाज के लिए, ट्राइबल के लिए, पॉलिसी सब आप एक्सेप्ट कर लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, निजीकरण पर रोक कर दीजिए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो नेशनल लेवल पे एक एजेंडा सेटिंग हो जाती।
शुक्रिया आप सभी का। सम्मानित मंच, अध्यक्ष जी, सुरेश माने साहब, पृथ्वी जी, पदम कुमार जी, सभागार में उपस्थित तमाम साथी, आप सभी का शुक्रिया। और शुक्रिया इसलिए कि पहली बार रुड़की में बोल रहा हूँ। देहरादून में मैंने बोला है, लेकिन रुड़की में पहली बार बोल रहा हूँ। और ताली तो नेता लोग के लिए बजाइएगा। मैं न कोई आंदोलनकारी हूँ, न नेता हूँ, मैं एक शिक्षक छात्र हूँ। जो पढ़ता लिखता समझता हूँ, सोचता हूँ कि आप लोग तो रेस्ट भी लेते होंगे। हम लोग आते जाते हैं तो अपने जेब से नोट कूट भी देते हैं, और कोई शनिचर इतवार छुट्टी नहीं होती है। अपने जेब से नोट कूट के तब आंदोलन चल रहा है जो भी चल रहा है। तो बहरहाल क्या सुनना चाहेंगे? वो थोड़ा चुटकुला वाला भाषण, गुदगुदी वाला भाषण, कड़वा भाषण, तो उसी हिसाब से ना आजकल चुटकुले का भी दौर है, गुदगुदी का भी दौर है, हसीन ख्वाबों का भी दौर है। तो उसमें अच्छा लगता है, मतलब रात में जब सोएं तो अच्छे एहसास का होना, फीलिंग गुड। शाइनिंग इंडिया था, फीलिंग गुड भी आया, तो वो वाला भाषण है। लेकिन मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो बगैर रेफरेंस के मैं बात नहीं करता। और एक व्यक्ति होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते संविधान भी हमें उतना ही अधिकार देता है बोलने के लिए जितना इस देश के प्रधानमंत्री को देता है। तो इसलिए एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं लिखूं, मैं किताब लिखूं, मैं आर्टिकल लिखूं, मैं अभिव्यक्ति अपनी करूं संविधान के दायरे में। और इसके लिए मैं समझता हूं कि माने साहब मुझे किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप तो वकील हैं तो आप बताएंगे, और पुलिस वाले भी यहाँ बैठे हुए ये भी बताएंगे। खाली धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है आपको लिख के देना पड़ता है कि मैं यहाँ धरने पे बैठूंगा। बहरहाल जो मुझे समय दिया गया, क्या सब्जेक्ट दिया गया है मुझे, दलित समाज की चुनौतियाँ। अब ऐसा सब आपने मुझे विषय दिया है तो इसमें तो कड़वा कड़वा जाएगा ही, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे न लगे। ये चुनौतियां हैं, इसका मतलब कुछ समस्या है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चुनौतियां क्या हैं? अब चलिए मैं बाबा साहब से शुरू करता हूं। बाबा साहब जब लौट कर आए थे तो बोरो का जो कमीशन था, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो माने साहब ठीक कर देंगे, बोरो कमीशन था, उसको उन्होंने मेमोरेंडम दिया था, साउथ बोरो। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा था वोटिंग राइट को लेकर। उसके बाद उन्होंने मूक नायक शुरू किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा संगठन, और साइमन कमीशन आया तो उसमें भी उन्होंने मेमोरेंडम दिया। उसके बाद फ्रेंचाइजिस कमिटी के साथ 1932 में भारत का दौरा भी किया। 1935 एक्ट, उसके बाद 1937 का चुनाव। पहली पार्टी उन्होंने बनाई इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। दूसरी पार्टी उन्होंने बनाई, उसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। और तीसरी पार्टी बनाई, उसका नाम था रिपब्लिकन। खैर वो इंस्टीट्यूट नहीं हो पाया उनके जीवन काल में, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और नेता क्या बने और कैसे बने, नेता बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने रिपब्लिकन कॉलेज भी शुरू किया था। और उसके लिए बाकायदा 13 लेक्चर का एक सिलेबस भी तैयार किया था कि क्या क्या एक लीडर जिसको एमएलए एमपी बनना है या नेता बनना है, उसको किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए
किन किन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए रिपब्लिकन कॉलेज बनाया था। बाबा साहब का जो मोडस ऑपरेंडी है काम करने का, वो है मेमोरेंडम देना, डायलॉग करना, संगठन बनाना, बार्गेन करना। चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट रहा हो, वो बार्गेन करते थे, प्रेशर बिल्डअप करते थे, प्रेशर बार्गेन प्रेशर, ये उनका स्ट्रेटजी है। जैसे इतिहासकार विपिन चंद्रा ने नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में कहा है कि गांधी की जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल की थी। संघर्ष करो, ट्रूस समझौते करो, फिर संघर्ष करो। तो इतिहास के छात्र होने के नाते मैं बाबा साहब को समझता हूं, प्रेशर बिल्डअप करो, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट में कह रहा हूं, हालांकि मेमोरेंडम में वो बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, फिर डिस्काउंट लो, फिर प्रेशर डेवलप करो। उन्होंने टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल किया है वो किया है डिप्रेस क्लासेस, बाद में शेड्यूल कास्ट। और जब उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने, मुझे लगता है शायद स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा था, जो भारत का एक मिनी संविधान है। और बाद में उन्होंने अनुसूचित जाति की शिकायतें, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो बाबा साहब ने, संविधान तो बन गया, 26 जनवरी लागू हो गया 50 को, कि उन्होंने डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। मुकना की, चाहे जनता की, आप पत्रिकाओं देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी मैं आऊंगा, आजकल वो चल रहा है ना, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो यात्रा पे भी बात करूंगा। और चूंकि चुनौतियों की बात की है, तो इसका मतलब है कि इस बार उंगली आपके उधर होगी कि आपने क्या खोया, क्या पाया। ये बाबा साहब ने कहा कि एजुकेट पहला ही शब्द है। वो शेड्यूल कास्ट बोल रहे थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट की शिकायतें। उसके बाद बाबा साहब के बाद बाबा साहब से भी बड़े बड़े विद्वान हो गए, उनसे भी बड़े बड़े फिलोसफर हो गए। नॉमेनक्लेचर का क्या मायने होता है उससे भी ज्यादा जानने वाले लोग हो गए। खाली हम शब्दों का इस्तेमाल पे हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने आर्टिकल 40 की व्यवस्था की कि बैकवर्ड क्लासेस के, जब मौका मिला तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण किया। लेकिन उन्होंने कहीं, मुझे लगता है कि शायद मैंने जितना पढ़ा है, कहीं बहुजन, सर्वजन, मूल निवासी, ये सब कोई इस्तेमाल नहीं किया। और उनको लगता था कि उनके पूरे जीवन के केंद्र बिंदु में जो महत्वपूर्ण समस्या था वो था अस्पृश्यता का सवाल, अनुसूचित जातियों के मुक्ति का सवाल। बात के जितने विद्वान हुए, क्या क्या टर्मिनोलॉजी निकाले, कौन से शोध किए, लेकिन बहुत सारे जो शब्दावली अभी जो चल रहा है उसका खंडन बाबा साहब पहले ही कर चुके हैं। और संविधान लागू होने के बाद तो बहुत सारी क्लैरिटी हो गई। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल, एजिटेट। तो एजिटेट तो हो रहा है, पूरे देश भर में एजिटेशन चल रहा है, लेकिन लक्ष्यविहीन सिपाही जो है ना, जहां तहां गोली चलाता है। लक्ष्यविहीन सिपाही जहां तहां गोली चलाता है। बाबा साहब ने पार्टी बनाई, एजुकेट का मतलब, एजिटेट का मतलब दिशा विहीन एजिटेशन नहीं, ऑर्गेनाइज। बाबा साहब के जीवन काल में ही, अब बाबा साहब के राइटिंग से ही बोल रहा हूं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में हेरा फेरी, भ्रष्टाचार, गुटबाजी शुरू हो गया था। रिपब्लिकन पार्टी का क्या हाल हुआ आप देखते हैं, खंड खंड में 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी। उनके जीवन काल में ही यह सब घटनाक्रम चल रहा था। रिपब्लिकन पार्टी का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। फिर आपके यहां आया ये दलित पैंथर,
तो द रेडिकल मूवमेंट, इट वॉज इंस्पायर्ड बाई ब्लैक पैंथर मूवमेंट। इमरजेंसी के दरमियान दलित पैंथर का एक इंपॉर्टेंट रोल है आया, उसका भी क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। तो ये खंड खंड बढ़ता चला जा रहा है। इसका जवाब तो उन्हीं लोग को देना पड़ेगा जो ये पार्टी चला रहे थे, जो संगठन चला रहे थे। कांशीराम जी आए, क्योंकि हमारे लोग को इससे अब कहना जरूरी है, गुदगुदी वाला भाषण अच्छा लगता है। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तब बाबा साहब को जिंदा कौन किया, फिर लड़ कौन रहा? तो कांशीराम जी का इंटरव्यू, कांशीराम जी ने पहले DS4 बामसेफ, फिर बसपा बनी। क्योंकि जब समाज बात करते हैं तो समाज कई लेवल से चुनौतियां हैं। अभी मैं चुनौतियों पे आऊंगा। एक पहले वो खाली क्रम में समझा दे रहे हैं कि कहां कहां गया। तो कांशीराम जी जब आए, क्योंकि सब चुनौतियों का मतलब समीक्षा करना होता है, भक्ति करना नहीं होता है ना, जी हुजूर करना नहीं होता है। बसपा एक आंदोलन बनी, अखिल भारतीय स्वरूप बना। एक मौका था कांशीराम जी को, जब एक वोट से सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, गिरी थी ना। तो उस समय अगर कांशीराम जी चाहते, क्योंकि बाद में वो RSS से मिलकर सरकार बनाए, भी बीजेपी से मिलकर सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, और ये ऐतिहासिक फैक्ट है, कोई जुटला नहीं सकता। तो अगर केंद्र सरकार में ही बोलते कि हम सरकार वाजपेयी जी नहीं गिरने देंगे, ये पॉलिसी सब हमारे दलित समाज के लिए, चाहे बहुजन समाज के लिए, ट्राइबल के लिए, पॉलिसी सब आप एक्सेप्ट कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, निजीकरण पर रोक कर दीजिए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो नेशनल लेवल पे एक एजेंडा सेटिंग हो जाती। वो नहीं हुआ। फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, अच्छी बात है बनी, लेकिन वो बीजेपी के सहयोग से बनी 3 बार, और एक बार अप्रत्यक्ष रूप से RSS बीजेपी के सहयोग से बनी। क्योंकि वो शंख बजाते बजाते हाथी को कहां कौन जंगल में ले गया पता नहीं चला हमें। ढोलक और शंख बजाते बजाते किधर ले गया हमें पता नहीं। इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। आप मुझे गाली देंगे, दे सकते हैं, लेकिन जिनसे सवाल पूछना है, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि सवाल उनसे पूछिए, हमसे नहीं। मैं तो इतिहास का छात्र हूं, मेरा काम समीक्षा करना होता है। और ये नहीं कहिए कि आप हम पे मत बोलिए, सब पे बोलूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार में भी बोलता हूं, कांग्रेस में भी बोलता हूं, सब पे बोलता हूं। यही इंटेलेक्चुअल का काम है, जो अपने समय के जलते प्रश्न पे, मुद्दों पर सवाल खड़ा करे, हुआ सियार की तरह ना करे, भक्ति ना करे। अब तो खैर सर्वजन हो गया, जो हुआ हम नहीं जानते हैं, हमको कोई दिलचस्पी इलेक्शन चुनाव लड़ने में नहीं रहता। एक महत्वपूर्ण जो था, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेस होता है जी, होता है कि नहीं होता है? एक सामाजिक संगठन होता है। तो बामसेफ कांशीराम जी ने बनाया था, और बामसेफ उन्हीं कर्मचारियों का संगठन था, उन्हीं बाबू लोगों का संगठन था, जो आज़ादी के बाद बाबा साहब के प्रयास से, जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से, या इंदिरा गांधी के एफर्ट से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से जो मिडिल क्लास तैयार हुआ था। सही है, वही संगठन बना बामसेफ। उसमें से मुख्य रूप से दलित ज्यादा एक्टिव थे। अब बामसेफ कितने खंडों में टूटा और कहां कहां गया, अब यह सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये सवाल तो उनसे पूछिए, चाहे कांशीराम जी से पूछिए, चाहे जो बामसेफ के लोग थे पूछिए। ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। सब सही है। तो बाबा साहब बोले थे संगठित रहो, तो पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया। बाबा साहब के जीवन काल के तुरंत बाद से ही शुरू हो चुका था। ये कोई नई बात नहीं है कि बामसेफ टूट गया या बसपा के लोग चले गए। उनके जीवन काल के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था। माने साहब बताएंगे, गवई साहब और कौन कौन गायकवाड़ तमाम वहां शुरू, लैंड के सवाल पे पूरा झगड़ा हुआ। तो ये सवाल देखिए, पूरे दलित मिल जाएगा ना पूरे देश का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई चुनौती मेरे से ले ले, मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा।
दलित हर गांव में, बाबा साहब कहते हैं हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। दलित कहीं भी लोकसभा में इतने संख्या में नहीं है कि अपने बल पर, मैं दलित शब्द कह रहा हूं, क्योंकि दलित शब्द से आरएसएस को बहुत चिढ़ है। आरएसएस को सबसे ज्यादा चिढ़ है वो दलित शब्द से, क्योंकि दलित एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। दलित इज पावर, जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, दलित इज पावरफुल। तो सबसे ज्यादा चिढ़ जो है ना आरएसएस को होता है। क्या कह रहा था, डिटेल हो गया मैं? नहीं, उसके पहले कुछ कह रहा था। नहीं जिता सकते ना, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जिता सकते। आप खुश रहिए, गुदगुदी ऐसे लगा के बोलिए कि हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बी रियलिस्टिक। बाबा साहब को यह बात पता था, इसलिए वो हर समय समझौते करते थे और समाज के लिए प्रेशर करते थे, अपने लिए नहीं। जिनको भी पढ़ना है पढ़ के आए, डिबेट करते हैं। ठीक, तो रियलिस्टिक होना चाहिए कि आखिर हम अपने लिए बार्गेन कर रहे हैं या समाज के लिए बार्गेन कर रहा है। 2 ऑप्शन होता है राजनीति में हर समय, 2 ऑप्शन होते हैं कि अपने लिए बार्गेन कर रहे हैं या समाज के लिए बार्गेन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े लीडर्स जो है ना, अपने लिए बार्गेन कुछ नहीं किया। नहीं तो बाबा साहब के पास पता नहीं कितने मॉल, कितने बैंक अकाउंट, कितने सब कुछ होते हैं। वो शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में प्रावधान करवा रहे थे, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और डेस्परेट थे कि किसी तरीके से हम राज्यसभा में जाएं। भारत का विभाजन हो गया, अब कोई अवसर नहीं था कि राज्यसभा में, संविधान सभा में कैसे पहुंचे। तो ये लिखित है कि सबसे घोर विरोधी कांग्रेस, उसके साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो तैयार थे। भाई साहब, कांग्रेस और गांधी के खिलाफ बाबा साहब ने जितना लिखा और जितना बोला, उतना दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं बोला होगा, न लिखा होगा। पन्ने दर पन्ने पढ़ लीजिएगा उलट के। लेकिन दोनों मिलते थे तो दोनों गाली गलौज थोड़ी करते थे, है? जब गांधी से मिले अंबेडकर तो बोले कि मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश में गर्व नहीं कर सकता है, ये भी कहा था। अंबेडकर से कई लोग सवाल पूछे कि अंबेडकर तो बहुत जहर उगलता है, तो गांधी ने कहा कि भाई ये कम नहीं है, उसका तो गुस्सा इतना है, सर फोड़ दे तो भी चलेगा। तो दोनों बातचीत भी करते होंगे। और इसलिए कह रहा हूं कि हमारा समाज दलित समाज, मैं दलित ही कह रहा हूं, वो 2 चीज तलाशने में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। 2 चीज मैं कह रहा हूं, एक तो खाली समस्या तलाशता है, समस्या, और समस्या के समाधान का ऐसा सॉल्यूशन ढूंढता है कि जो अनरियलिस्टिक है, जो अचीव नहीं कर सकते। समस्या तलाशता, ये भी समस्या, ये भी समस्या, ये भी समस्या, और इसका समाधान ऐसे निकालता है जो राधा का ना 9 मन तेल होंगे ना राधा नाचेंगे। भारत को आजादी भी किस्तों में मिली, दलितों को भी आजादी किस्तों में मिली, और दलितों की आजादी अब घूम फिर के वापस जा रही है। तो एक तो समस्या तलाशते हैं हम लोग, और समस्या का अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं कि सारे ब्राह्मण विदेश चले जाएंगे, उसके बाद सारे उनका मठ, जमींदारी, महल हमारा हो जाएगा, और उसमें एकदम गद्दा में लगा के सोएंगे। पूरा मंदिर का जितना सोना है सब हमारा हो जाएगा, और सब एकदम जेवर बनवाएंगे। क्या आंटी जी ठीक कह रहा हूं ना? मोटे मोटे कंगन, फुरफुरे हार बनवाएंगे, हैं? तो ये सब जमींदारी भी आ जाएगा। इलेक्शन के समय दलित लोगों को कहा जाता है कि मुसलमान अभी पाकिस्तान जाएगा तो मुसलमान का ही जो हवेली है वो तुम्हारा ही होगा। तो वो भी रात में सोता है कि एकदम बिरयानी खाएंगे, एकदम टंगड़ी कबाब बिरयानी खाएंगे, और चांदी के बर्तन में सेवई खाएंगे, खूब ख्वाब देखता है खाली। तो आरएसएस वाला कहता है कि पाकिस्तान चल जाएगा तो नवाब साहब का हवेली मिल जाएगा, जमींदारी मिल जाएगा। और कुछ लोग कह रहा है विदेशी चला जाएगा ब्राह्मण तो उसका पूरा मंदिर मठ मिल जाएगा।
तो सब तो वाहवाह है, तो अब क्या चाहिए? तो फिर समस्या कहाँ है, चुनौती कहाँ है? चुनौती कहाँ है? फिर तो हो गया वाह, सारा जमींदारी आपका, सारा मठ आपका, सारा हवेली आपका, बचा क्या? दूसरी चीज जिसमें हम एनर्जी खर्च करते हैं, वो एनर्जी खर्च करते हैं शत्रु तलाशने में खाली। ये भी शत्रु, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब। अरे कोई मित्र भी तो होगा, नहीं? कोई मित्र भी तो होगा ना। इसलिए ये कह रहा हूं कि राजनीतिक चेतना तो हमारे अंदर बहुत आ चुकी है। कल मेरे पास 2 आदमी आए थे, एक कबीर नगर से भाई, छोटा मोटा पुराने लोहे का काम करते हैं, और एक आए थे गुजरात में, उसी गांव के, लेकिन गुजरात में मजदूरी करते हैं। और मेरे पास आए, मेरे यहाँ आप आएंगे तो शाम में जिस समय आएंगे, अगर नाश्ता के टाइम आएंगे तो नाश्ता भी कराऊंगा, खाने के टाइम खाना खिलाऊंगा। शाम में आए थे, मैंने चाय ऑफर की। मैंने पूछा क्या करते हैं? तुमने कहा मैं तो कुर्सी बनाता हूं। और वो 1000 रुपया मुझे दे रहे थे, कुर्सी में मजदूरी करते हैं। हम लिए पैसे रख लीजिए। वो कहा कि आप बहुत काम करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, सुनता हूं आपको यूट्यूब पे। हम लिए पैसे आप वापस रख लीजिए, अपने बच्चे के लिए अंग्रेजी स्कूल खोलिएगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइएगा, और किताब मेरे तरफ से आप खरीद दीजिएगा, और जरूरत होगी। वो भी समस्या से ग्रसित है कि देश का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, सबको राजनीति करना है, सबको राजनीति। सब लोग यहां पूछिए, जितने लोगों से 90% हाथ उठाएंगे गांव एमएलए का टिकट चाहिए, चाहे वो बीजेपी से भी लड़े, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई हो, फट से चला जाएगा। तो कैसे आज बीएसपी में हो, कल कांग्रेस में हो, परसों बीजेपी में चले, कैसे जाते हो? क्योंकि व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है, व्यक्तिगत मुक्ति की, स्कॉर्पियो में चलेंगे, भाषण देंगे। भाषण देना आसान काम नहीं है, नहीं दे पाएंगे। मीनिंगफुल बात करना, गप मारना नहीं। गप मारने का तो जितना मर्जी है मारते रहो, मीनिंगफुल बात करना, लॉजिकल नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग, इसीलिए आप देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट किधर है? बीजेपी के साथ है। अंबेडकरवादी के कंधे पे चढ़ा हुआ हिंदू राष्ट्र, अठावले हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, और कहीं जहां प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, अप्रत्यक्ष रूप से मैनेज कर लो, हैं? और समाजवादी के कंधे पे भी चढ़ा हुआ। एक बार जनता सरकार बनी, लेजिटिमेसी आपने दे दी जयप्रकाश नारायण ने, उसका देखिए जितने बड़े बड़े समाजवादी हुए सब बीजेपी के साथ गए। तो मैंने इलाहाबाद में भी कहा कि ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पे चढ़ के हिंदू राष्ट्र आ रहा है, क्योंकि इन लोगों के लिए व्यक्तिगत मुक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण था, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए व्यक्तिगत इशू का सवाल नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को बैठा दिया उधर मार्गदर्शक मंडल में, खाली कह दिया था कि जिन्ना सेकुलर था। चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। अभी कहां गए धर्मपाल जी? कौन थे मेरे सर? सुबह कौन थे सर? आप थे ना सर? सॉरी, आपका धर्म सिंह, नहीं आप थे ना मेरे साथ? हाँ, उन्हीं के रेफरेंस सर। आपका नाम? राजवीर सिंह साहब हमारे साथ थे। और मैं इनकी गाड़ी में बैठा, मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या किस किस तरह के लोग रहते हैं? तो बोले कुछ व्यवसायी, कुछ सरकारी बाबू लोग रहते हैं, रिटायर्ड कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह करने वाले लोग रहते हैं। और वही बात लगातार मैं अंबेडकर नामा पे बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। तो नहीं, छोटे मोटे शुरू हुए हैं। हम लिए 100 करोड़ का कोई मालिक है दलित इधर? बोले नहीं साहब, कि हमारे समाज में बिजनेस को बहुत खराब दृष्टि से लोग देखते हैं कि बिजनेस करना वाला वो परमानेंट नहीं है। चपरासी की नौकरी परमानेंट मिल जाएगा तो ब्याह हो जाता है, कार भी दहेज दे देता है। लेकिन 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो कह रहा है कि उसको खराब दृष्टि से माना जाता है। अरे बहुत बढ़िया, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं लगातार। बिजनेस तो कर नहीं रहे ना। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ,
अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ, तो रेवोल्यूशन कौन करता है? इंटरप्रेन्योर्स करता है, जो व्यवसायी होते हैं। बाबू लोग रेवोल्यूशन नहीं कर सकता है। आइडियोलॉग्स एंड इंटरप्रेन्योर्स। जिस समाज में बुर्जुआजी इंटरप्रेन्योर नहीं हो, सामंतवाद से एक कदम आगे पूंजीवाद है। तो सामंतवाद के जब पहिया टूट रहा है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में आपको कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, और पूंजी के लिए व्यवसाय चाहिए। IIM बिजनेस स्कूल्स खुले हुए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जितने साहब लोग बैठे हुए हैं, कोई अपना बेटा बेटी को आइडियोलॉग, इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियन, वकील, बिजनेसमैन बनाने की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। सब कर रहे होंगे इंजीनियर, डॉक्टर या IAS ऑफिसर, PCS। इसके अलावा आपका विजन नहीं जा रहा है। आपके ख्वाब में ये नहीं है कि हमारा इंडस्ट्री हो 10,000 करोड़ का, मेरे बेटा बेटी के पास प्राइवेट जेट हो, ऐसे घूमे। आपके ख्वाब में ही नहीं, पूरे दलित समाज के ख्वाब में नहीं। यही आ रहा हूं, अभी उसी पे आ रहा हूं। शादी तो दोनों तरीके से नहीं होने वाला है, दोनों तरीके से नहीं होगा। सुन लीजिए ध्यान से कैसे नहीं होगा। और एक गंभीरता के साथ मैं बात कर रहा हूं, हंसने की बात नहीं है। बिकॉज मैं इतिहास पढ़ता हूं, इतिहास पढ़ाता हूं। इतिहास जितना पीछे देखता है, उतना ही आगे भी देखता है। व्यवसाय करेंगे नहीं, शादी नहीं होगा, तो बेटा को भेजिए अमेरिका में, वहां से बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, गोरी मैम से शादी करके लाएगा। क्या दिक्कत है जात में शादी करने का? कोई दिक्कत है? जाति तोड़ो सदिया, लेकिन जातिये में करेंगे। भेजिए बाहर, IIM से पढ़ेगा, लंदन पढ़ेगा, अमेरिका पढ़ेगा, वहां अपने मर्जी से शादी करेगा। क्या दिक्कत है? तो इतना जो है सेक्टेरियन बन के रहेंगे, कुआं में बंधे रहेंगे, तब हुक्मरान बनेंगे, देश चलाएंगे। बाबा साहब अगर कोलंबिया, लंदन नहीं गए रहते पढ़ने, तो बॉम्बे में सूबेदार बने रहते। क्या माने साहब? अगर कोलंबिया, लंदन स्कूल नहीं पढ़े रहते, तो बॉम्बे में सूबेदार, हवलदार कुछ बनते। दूसरी चुनौती, सरकारी नौकरी से मिडिल क्लास बना। कैसे बना? कैसे बना? दलित मिडिल क्लास कैसे बना? जमीन आपके पास था नहीं, व्यवसाय आपके पास था नहीं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, तो डॉक्टर अंबेडकर के विजन को अगर उठा के स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़िए, एंड शेड्यूल कास्ट की शिकायतें पढ़िए, अंबेडकर के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उस विजन को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। बैंक का नेशनलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जहां हम लोग बैठे हुए उधर ठहरे हुए हैं, क्या हाइड्रोलिक, क्या क्या है यूनिवर्सिटीज, IITs, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, रेलवे द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। एक समय में 20 लाख तक वहां पे हुई थी, लाखों दलित वहां नौकरी कर रहे थे। PSUs में अभी भी यहां पे होंगे, PSU यहां पे है उत्तराखंड में, 4-4, 5-5 लाख रुपया मिल रहा है तनख्वाह। वो मिडिल क्लास तैयार हुआ सरकारी नौकरी से। आज प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को 12,000, 15,000 मिलता है, और वही सरकारी सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको 70,000 मिलता है। तो इससे मिडिल क्लास तैयार हुआ। और अब क्या कर रही है बीजेपी, RSS? बोला ओ इन शूद्रों, अति शूद्रों का मन बढ़ गया। बोला पता करो मन कैसे बढ़ा है। तो सबसे पहला जानकारी मिला कि जो सरकारी स्कूल जो फ्री का जो मिल रहा था, और यूनिवर्सिटी में और IITs में और एम्स में, मेडिकल कॉलेजेस में जीरो बैलेंस पे एडमिशन हो रहा था, क्योंकि पहले पैसे तो थे नहीं। आपके बाप दादा, मेरे बाप दादा के पास पैसे नहीं थे। मतलब जीरो बैलेंस पे जो एडमिशन मिल रहा था, और जो स्कॉलरशिप मिल रहा था, फेलोशिप मिल रहा था, उससे पढ़ पढ़ के कोट टाई वाला दलित लोग तैयार हुआ। यही चंदा दे रहा है आंदोलन को। क्या दे रहा है? जो मूवमेंट चल रहा है, चाहे वाम सेव को हो, चाहे बहुत सारे हजारों संगठन है, चाहे ये भी जो काम चल रहा है, तो कुछ लोग चंदा ही दिए होंगे ना। चंदा वही देंगे जिनके पास पैसा होगा। तो बोला ये लोग देखो, पता करो, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है,
और पहले इसका बाप जो है हमारे खेत में हलवाई करता था, अब इंजीनियर बन के टाई लगा के घूम रहा है। यही बोला अच्छा तो चलो सबसे पहले किस्त में पहले ये सब खत्म करो। खत्म हो रहा है 3, 4 जो है क्लास 3 क्लास 4 खत्म, मामला खत्म है। कॉन्ट्रैक्चुअल ठेकेदारी, आईएएस में लैटरल एंट्री। तो इस बार अगर ये लोग आएंगे तो ये लोग तबीयत से हम लोग को भेजेंगे गांव में, खेती उती कीजिए, नौकरी बहुत कर लीजिए, बहुत पेट वेट निकल गया है, थोड़ा सा हल वल चलाएंगे, बीपी शुगर सब तबीयत वह ठीक हो जाएगा। दलितों को प्रकृति के पास भेजिए। तो सारा जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो सरकारी नौकरी भी प्राइवेटाइज खत्म। तो जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो सरकारी नौकरी वाला करने वाला लड़का कहां से आएगा? तब आपकी बेटी की शादी किससे होगी? ये बताओ आप। ये गुदगुदी वाला भाषण नहीं है, सीरियस है। ये सरकारी बाबू लोग का नौकरी खत्म हो जाएगा तो बिजनेस किए नहीं, जमीन है नहीं, सरकारी नौकरी खत्म तो बेटी का ब्याह नहीं होगा आपका। और जो लोग समझते होंगे कि हम तो 5 बंगला मेरे पास हो गया है, 10 करोड़ है, एक एक चीज सरकार के रडार पे है, सब कब्जा कर लेगा इसे, एक दिन में कब्जा कर लेगा। बोला ईडी लगाओ जी, इसको ईडी लगाओ। आईएएस बन के रिटायर हुआ है, सेक्रेटरी था, माल रखा हुआ कहां? अभी तो इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका भी सीज कर दिया अकाउंट, देखा ना 2 दिन पहले। तो हम आप कौन से खेत के मूली हैं? तो मेरा यह कहना है कि 2035 तक अगर ये रफ्तार चलता रहा ना तो दलित कैशलेस हो जाएगा, ना चंदा देने वाला क्लास रहेगा, ना शादी करने के लिए लड़के मिलेंगे। क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं। मैं अगर हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर बना तो मेरे दादा और दादी मिल में मजदूर थे। भैया मोबाइल बंद कर लीजिए, मेरे पास भी 2 मोबाइल है, साइलेंट पे रख लेता हूं। उन्होंने 54 रुपया इकट्ठा करके मेरे पिताजी को बीए पास करवाया और मेरे पिताजी ने हम सब भाई बहनों को पढ़ाया दिल्ली में। तो सिर्फ एक पहला जनरेशन हम हैं जो एकेडमिक्स में, रिसर्च में आए हैं, पहला ही जनरेशन मानता हूं मैं। अगर वो पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं रहता, विश्वविद्यालय में 400 रुपया फीस में हम बीए में नहीं किए रहते, तो क्या आज मैं अपने बेटा को अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूं प्रोफेसर होने के बावजूद? तो जब मैं नहीं पढ़ा सकता तो आप लोगों को गुदगुदी वाला भाषण अच्छा लगता है ना? रियल है कि अगर 15 साल मैं भी जिंदा रहा तो मैं देखूंगा कि समाज किधर जा रहा है। यह है हालत। विश्वविद्यालय में, दिल्ली के सेंटर में हम रहते हैं और वहां पे 2 तरह का कानून लागू है। एक रितु सिंह का प्रोटेस्ट देख रहे होंगे ना, प्रिंसिपल के ऊपर क्रिमिनल केस चार्जशीटेड है, एक्शन नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल कंटिन्यू कर रही है। और हम एक लाइन लिख देंगे तो हम क्या हो गए? गिरफ्तार होंगे। तो हमने करो गिरफ्तार, माफी तो नहीं होगा। मेरे गुरु ने, मेरे मां बाप ने झुकना नहीं सिखाया है। आप ये सोचो, देश में सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चली 3 दिन। बहस चली किस चीज पे? रिजर्वेशन का वर्गीकरण पे। देश में ईवीएम का सवाल है, इतने बड़े मणिपुर का सवाल चल रहा है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उस पर 3 दिन लगातार बहस चला है। माने साहब विस्तार से बताएंगे, हम खाली इशारा करके छोड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन बहस चल रहा है और हमारे दलित भाई भी खुश होंगे कि अच्छा SC/ST में वर्गीकरण हो जाए। इसका कभी सोच के देखिए कि इसके पीछे के लॉजिक क्या है, क्यों वर्गीकरण करना चाहता है। मेरी तो 10 किताबें हैं। अभी जब लेजिटिमेट तरीके से मेरा प्रोफेसरशिप ड्यू है, नहीं दे रहा है, तो मैं अगर मान लीजिए कि हम ओपन में जाऊंगा अप्लाई करने, तो देश में कभी हमको नौकरी मिलेगी? वो दूसरा आदमी भले गोवा का गलत स्पेलिंग पढ़ के वो पास कर जाएगा, अब मैं कितने लेख किताब लिख दूंगा, कितने भाषण दे दूंगा, मेरी मेरिट नहीं होगी। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ना कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश में गर्व नहीं करेगा।
वो जाके किताब जो भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार छापी है वही पढ़ ले, जाके पता लग जाएगा। तो वर्गीकरण क्यों करना चाह रहा है? जो आरएसएस बीजेपी अपने नहीं कर सकती है वो कोर्ट में ले जाती है। SC/ST एक्ट का मामला भी याद होगा, इसलिए करना चाह रही है कि वही बात जो सरकारी स्कूल पढ़ के दूसरा जनरेशन आया, थोड़ा जो कोट टाइप पहन के आया है, थोड़ा अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, दबंगई से बात रख रहा है, उसको किसी तरह इसमें से निकालो कि कोई सवाल न कर पाए। यह है असली लीला इसकी। रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम तो नहीं है, कंपटीशन है, और जो जातियां जो समुदाय ज्यादा लड़ती हैं उसको ज्यादा विक्टिमाइज होता है। ये भी बात है। वो बाबा साहब ने लिखा है ना महारों के बारे में, कि महार जब इंटरव्यू देने जाता है तो सिलेक्शन कमेटी में लोग पूछता है, अच्छा ये बताओ तुमने कितने तालाब दूषित किए? तो जो लड़ने वाला वर्ग तैयार हुआ है विश्वविद्यालयों में खास तौर से, क्योंकि सरकारी नौकरी का प्रोटोकॉल होता है, जब तक आप जो है रिटायर नहीं होंगे तब तक आपको प्रोटोकॉल में रहना पड़ेगा। हम लोग का प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो जब से अभी रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं पूरा, और 2-4 लोग बोलने वाले खाले खड़े हो गए, 2-4 लोग ही कह रहा हूं, अभी हजारों प्रोफेसर सब नहीं बोलता है, 2-4 लोग ही खड़े हो गए। तो ये समझिए कि इन लोगों को भी आउट करो, ये है लीला असली। इसलिए किसी भी तरीके से, मैंने उस दिन ट्विटर फेसबुक पे लिखा था, ये किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक निर्णय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान में 10% रिजर्वेशन की कोई प्रावधान नहीं, 48 घंटे में आपने कानून बना दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुहर लगा दी, और हमारा समाज रिएक्ट नहीं करता है। मैं तो कई बार बोला हूं कि मुझे मतलब संदेह भी है कि बाबा साहब के नस्ल वाला कोई दलित कोई बचा भी है क्या, या कोई पैदा भी होगा क्या? आपके सामने जो 40 साल में, आजादी के 40 साल में जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, वो मिडिल क्लास अब खत्म किया जा रहा है। खून में उबाल नहीं है, रोज रेप मर्डर बलात्कार सब हो रहा है, कोई उबाल नहीं है। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली IIT में एक लड़का फिर सुसाइड कर लिया है। कैसा कायर औलाद आप लोग पैदा करते हैं। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर लेके करेंगे क्या है? पता नहीं हमसे कौन पूछा कि क्यों सुसाइड, कल ही पूछा, कल एक और फोन आया था जम्मू से, ये क्यों कैसे सुसाइड करता। मुझे तो पता नहीं, मेरा तो लड़ाई तो स्टूडेंट लाइफ से ही चल रहा है, इतने सारे मुकदमे होते रहते हैं, तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुझे सुसाइड करना चाहिए। मैं तो अपने घर पे आके देखिए 2 मोटा मोटे लठ मैंने रखे हुए हैं कि हमारे घर पे कोई हमला करेगा तो 2 लठ से तो मैं भी चलाऊंगा कम से कम। तो संविधान हमें सेल्फ डिफेंस का तो राइट देता ही है। कैसा कायर समाज है। मेरे घर में तो मेरी गिरफ्तारी हुई, और जब मैं बेल से वापस लौटा तो देखा कि मेरी छोटी बेटी है, अभी 9th में है, उस समय 7th में ही थी, बैठ कर आराम से टीवी देख रही है। कह रही है जैसे एंटर किया, बोला पापा मजे आ गए, पूरे टीवी में छाए हुए थे आज। तो बहादुर लोग पैदा, कायर बेईमान लोग कभी मिशन और मूवमेंट नहीं चला सकता है। बहादुर लोग पैदा करने होंगे। ये मैंने बाबा साहब ही कहा, मैं कागज कुछ लेके चलता हूं, लेकिन आज लगता है कि ऐसे ही बोल दिया मैंने, कागज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मुझे लगता है काफी टाइम हो गया, अब ज्यादा बोलूंगा नहीं। आधा घंटा हो गया साहब, ज्यादा हो गया। तो चलते चलते अभी एक यात्रा चल रहा है राहुल गांधी का। तो मैं इतिहास का छात्र हूं, तो यात्राओं पे मैंने थोड़ा अध्ययन किया, समझने की कोशिश किया। तो गांधी ने भी यात्रा की है ना, चंपारण सत्याग्रह किया, यात्रा किया, दांडी यात्रा किया। बाबा साहब ने भी किया, महाड़, कालाराम टेम्पल, पूना सत्याग्रह, लखनऊ सत्याग्रह, खूब यात्राएं उन्होंने की। किसानों की बड़ी बड़ी मीटिंग उन्होंने बम्बई में संबोधित किया, और महाराष्ट्र में उन्होंने भी की। काशीराम जी ने भी यात्रा किया। वो उसका
फल आया कि भाई एक कॉन्शसनेस का लेवल विस्तार हुआ, पूरा एक पार्टी खड़ी हुई उस आंदोलन से। ठीक है, कोई भी यात्रा अनप्रोडक्टिव नहीं जाता है। समझिए, राजनीति में जो पद यात्रा का मतलब, गांधी को गोखले ने कहा था कि राजनीति करने से पहले भारत भ्रमण करो, भारत घूमोगे तो लोगों को नब्ज को समझोगे। बाबा साहब अम्बेडकर तो अंत तक यात्रा करते रहे। पूना सत्याग्रह 46 में किया था उन्होंने। लखनऊ में 2000 लोग जेल गए थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 40 में। इवन मैं कह रहा हूं कि नफरत की यात्रा भी अनपेड नहीं रहा। रथ यात्रा अडवाणी जी का, वो भी अनपेड नहीं रहा। बीजेपी सत्ता में आ गई, अडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया। और राहुल गांधी तो भाई एलीट परिवार में पैदा हुआ है, एलीट, सुपर एलीट फैमिली में। जब वो भी ये समझ रहा है कि बगैर यात्रा किए हुए, जनसंपर्क किए हुए हम पावर में नहीं आ सकते, लोगों को समझे बगैर, तो हमारे बड़े बड़े नेता कोई यात्रा वात्रा कर रहे हैं, कोई आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, ये खाली ट्विटर खेल रहे हैं, ट्विटर, कैरम बोर्ड। मैं बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, जनता की बात नहीं कर रहा। जनता तो आंदोलनरत है। तो जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कुछ बनेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं कि आपने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे करोड़ों अरबों रुपए दिए। बाबा साहब ने भी चंदा लिया था, इमारत फंड 1,75,000 इकट्ठा किया था। तो बाबा साहब चंदा लेके मूक नायक निकाले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और हॉस्टल के लिए उन्होंने जाके जितने राजे रजवाड़े गए थे यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में, उनसे चंदा भी लिया 1150 पाउंड है? नहीं, बाबा साहब ने लिया था वहां जाकर चंदा। नहीं, सबसे 11 लोगों से लिया था, 11-12 लोगों से, नवाबों से, राजाओं से, कि हमको उनके खिलाफ भाषण भी दे रहे थे, उनसे चंदा भी ले रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद वो चंदा लिए तो फिर पॉलिटिकल पार्टी ये बनाए, जनता निकाले, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, और उससे सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, तमाम सब उन्होंने खोला। 16 बच्चों को लंदन भी भेजा पढ़ने के लिए। हम लोगों ने क्या किया? कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अखबार निकाले। पैसा तो आपने दिया, उस पैसे का इस्तेमाल किस चीज में हुआ? किसी संस्थान, इंस्टीट्यूशन को बनाने में हुआ? किसी बच्चे को विदेश भेजा? ब्राह्मणों को विदेश भेजा। बोले कहां का पासपोर्ट और वीजा तो दिलवा दो। इसलिए कह रहा हूं कि जब 100 एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप में से बहुत सारे साइंस के होंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 100 फेल होता है, उसमें से 2 पास होता है और 2 ही इनोवेशन कहलाता है। तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। बाबा साहब ने जिनको भेजा वो धोखा दे दिया। आपको पता है धोखा दिया क्या किया? पता है कुछ? ये सब आरएसएस के स्कूल में ये बनता है। ये सांपनाथ, एक नागनाथ, एक गुदगुदी, ये धोखा दे दिया, आप भजन किए जा रहे हैं। उनमें से एक के बच्चे अमेरिका में अभी भी सेटल है, उनका पता हमने लगाया है। और जितने यहाँ से दलित लोग जाते हैं उनके यहाँ सबका शेल्टर होम है, शेल्टर होम। तो मान लिया धोखा भी दे दिया, तो 16 लोगों को पढ़ाया ना उन्होंने। आप 70 साल में कम से कम 10,000 लोगों को पढ़ाए रहते तो 9,990 अगर धोखा दे दिया रहता, तब भी 10 कम से कम नोबेल प्राइज वाला तो निकालते ना, निकाले। 10 इकोनॉमिस्ट तो होता ना, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, नोबेल प्राइज विनर एक आध तो निकलता। तो इसलिए नारा देना बंद कीजिए और इंस्टीट्यूशंस पे काम करना शुरू कीजिए। जिनकी संस्थाएं जीवित होती हैं उन्हीं की राजनीति और समाज और संस्कृति जीवित रहता है। संस्था नहीं खोले। अम्बेडकरनामा आप लोग देखते होंगे, और चलते चलते कह रहा हूं, कोशिश कीजिए, वर्गीकरण जो चल रहा है ना वो फेल हो जाएगा। अम्बेडकरनामा से 3 बच्चों को पढ़ाया गया है, एक जर्मनी, एक लंदन, और एक लड़की अभी लेदर टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रही है कलकत्ता में। करोड़ों रुपया दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का एक स्कूल खोलिए, हर साल 100 बच्चे ट्रेंड होंगे, तो 20 साल बाद ना आपको फसल दिखेगा। तो एजुकेशन पे जोर नहीं, बिजनेस पे जोर नहीं, प्रोफेशनलिज्म पे जोर नहीं,
खाली हम संख्या में सब बोल देंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और सत्ता पे कब्जा करके एकदम पार्लियामेंट के गुंबद पे ही बैठ जाएंगे जाके। ये ख्वाब है। मोदी जी डर गए, बोले हैं कि अब गुंबद वाला पार्लियामेंट हटाओ, नया बनवा लिए। वो दलित लोग से ही डर गए कहीं आके गुंबद पे ना बैठ जाए। रियलिस्टिक दुनिया में रहिए। हमने एक 7 पॉइंट एजेंडा मैंने बनाया है कि इस इलेक्शन में दलितों का एजेंडा क्या हो। 7 पॉइंट, उसमें से ज्यादातर एजुकेशन, प्रोफेशन, बिजनेस और रेस्टोरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जब सत्ता आ जाएगा तब हम लेंगे और तब तक जो मिला है वो भी खत्म हो रहा है। तो राधा वही कहा, बाबा साहब ने कहा था कि ये इस मेंटालिटी में कभी मत रहना कि पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही, नहीं तो नंगे रहूंगी। इस मेंटालिटी में मत रहना। हमने 3 अधिकार मांगे। पहला पृथक, दूसरा विधानमंडल में रिजर्वेशन, तीसरा नौकरियों में रिजर्वेशन। 1 नहीं मिला, 2 मिल गया। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। दबाव बनाते रहो और अधिकार पाते रहो। बोलिएगा तो रेफरेंस आपको बता दूंगा। तो इसलिए अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कि सरकार जब बना लेंगे तब हम सब कुछ कर लेंगे। आपके पास प्रोफेशनल आदमी तो होंगे नहीं, एक भी सीए होगा नहीं, तो मूली चोरी के आरोप में आप लोग को जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है ना? बुरा लग गया कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो कम से कम साइंटिफिक तरीके से सोचना कि अधिकार, आजादी ये सब फ्री में घर बैठे बैठे नहीं मिलता है, आंदोलन से, संघर्ष से मिलता है। और ये किस्तों में मिलता है, ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं होता है। शुक्रिया, जय हिंद।